अच्छा, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि F2 टर्म टेस्ट 2 डिस्कशन, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई बंदा मुसलसल 4 साल नॉन रेजिडेंट है तो वो जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल उसकी फौरन इनकम माफ हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आम हालात में तो जो रेजिडेंट बंदा होता है उसकी, पहले तो जनरल रूल बताएं, जनरल रूल क्या है रेजिडेंट की? कौन कौन सी? पाकिस्तान की इनकम भी टैक्सेबल है और बाहर के मुल्क की भी, ये चैप्टर 4 में पढ़ा था। और नॉन रेजिडेंट की सिर्फ, ये क्या है जनरल, जो हमने किस चैप्टर में पढ़ा था? चैप्टर 4 में, कि रेजिडेंट की दोनों इनकम्स टैक्सेबल होती हैं। सर आसिफ का जो हमने पेट्रोल पंप कहा था, तो रेजिडेंट की दोनों इनकम्स टैक्सेबल होती हैं, लेकिन अगर ब्रायन लारा पाकिस्तान में क्रिकेट मैच खेलने आया तो सिर्फ पाकिस्तान टैक्सेबल होगी, फॉरेन टैक्सेबल। ये एक जनरल रूल है जो मेरे ख्याल से 5वें 6ठे दिन क्लास में बता दिया था। अच्छा, Pineapple, a citizen of Pakistan, has disclosed the following information: stay in Pakistan 280 days, resident. ठीक है, अच्छा जी। स्टे इन न्यूजीलैंड को छोड़ें, बस स्टे इन पाकिस्तान की बेस पे डिसाइड हो गया। टर्म टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा जी, नहीं है टर्म टेस्ट क्वेश्चन पेपर। मैंने आपको ना ये डलवा दिया था टेस्ट में डाल के कि आप इसको कर लें, और कह दिया था मैंने कर लें, तो चलें ठीक है, जो भी था। तो क्योंकि हमने बैलेंस थ्योरी और न्यूमेरिकल बैलेंस किया था, एक थोड़ी सी एरर हो गई थी टीए की वजह से, जिसकी वजह से ये था। अच्छा चलें छोड़े, ये रूल आपको पता है। अच्छा, अब मुझे बता दें, ये बंदा जो है वो, आप मुझे बता दें इन दोनों को जमा करेंगे? बता देना यार, बता देना, इन दोनों को जमा करेंगे? अच्छा, ये नॉन रेजिडेंट है, क्या करेंगे? सिर्फ किस, कौन सी इनकम? बाहर जाके कमा तो नहीं जो कमाने, पाकिस्तान अब तो रेजिडेंट ही नहीं है। इस साल चलें, जिनको मैं क्रॉस कर रहा हूं वही करते रहते, ठीक है। अब आके ना असूली तौर पे जनरल रूल ये है, लेकिन एक सेक्शन है, अगर किसी को याद हो वो मुझे बताएं। अगर आप किसी साल आके रेजिडेंट बने उस साल और उससे अगला 1 साल, आपकी फॉरेन इनकम क्या होगी? अगर आप पिछले 4 साल से नॉन रेजिडेंट, जो बंदा मुसलसल 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, वो जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला। अब मैं ये रेड कलर का मार्कर पकड़ के माफ करने लगा हूं, लेकिन ये बेनिफिट किसी को याद हो, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 13 में। ये बेनिफिट हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 13 में। नाउ एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। नहीं, सिटीजन तो वो पाकिस्तान का होगा बाय डिफॉल्ट, बस इस तरह पाइनएप्पल नाम भी नहीं लिखा होगा, नाम भी कोई अच्छा सा होगा, सिटीजन पाकिस्तान का होगा। इसके लिए 2 शराइत थी भाई, बिल्कुल सही करें, पाकिस्तान का सिटीजन हो और मुसलसल 4 साल से क्या हो। अब क्लियर हो गया। जनरल रूल क्या था? जनरल रूल ये है, रेजिडेंट 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 दोनों, उधर भी रेजिडेंट दोनों, लेकिन रिलैक्सेशन क्या है? जो बंदा मुसलसल 4 साल से, अच्छा बच्चे ना जिस साल वापस आता है उस साल की इनकम भी माफ कर देते हैं। उस साल की इनकम तो वैसे ही माफ है, क्योंकि वो क्या है, माफ कब होनी है? जिस साल वापस आया या जिस साल आके रेजिडेंट बना?
तो इस साल और इस साल इसकी इनकम क्या हो जाएगी, माफ। और इसी तरह आपसे सॉल्यूशन शेयर किया गया था क्वेश्चन 3 डाल के। तो क्वेश्चन 3 का जो जवाब बनता है वो ये बनता है कि 2008 एंड 16 सॉरी 2008 एंड 16, 2008 एंड 16 में दोनों इनकम्स टैक्सेबल है। और 2009 से 13, 2009 से 13 वो क्या है, नॉन, इसलिए सिर्फ। और ये असल मेन था सेक्शन 51, जिसका बेनिफिट किस किस साल मिलना था, इधर जनरल रूल लगना था, और 2008 और 16 में कौन सा रूल लगना था, जनरल, और 2009 से 13 में भी जनरल रूल। रिलैक्सेशन कहां मिलनी थी, ये जो लंबा सा सेक्शन हमने लिखा, समझ आ गया फिर थोड़ा थोड़ा। आप जनरल रूल बता दें, जनरल रूल तो बस ये है ना, जनरल रूल ये है। और रिलैक्सेशन, वैसे तो तुम 5 साल नॉन रेजिडेंट हो, लेकिन अगर मेरी नजर में अगर, तो फिर इन 2 सालों में तुम्हारी फॉरेन इनकम माफ हो जाएगी। अच्छा, ये निकाल लें, अगर 4 साल हो, Mr. Sheikh Salman is a partner in 2 AOPs, Sunlark and Venus Lens. Both Sunlark and Venus Lens are engaged in the chemicals बनाने में, ठीक है। SL and VL, ओहो ये तो AOPs की बात हो रही है ना, अभी शेख सलमान की तो बात नहीं हुई। SL and VL is owned by 2 equal पार्टनर्स। अच्छा, यानी शेख सलमान का दोनों में हिस्सा आधा आधा ही है, क्योंकि लिखा हुआ है SL एंड VL इज ओन्ड बाय 2 इक्वल पार्टनर्स, और शेख सलमान इन दोनों में पार्टनर है, मींस SL में आगे वो कह रहा है कि 2 पार्टनर हैं तो फिर इक्वल है, तो फिर एक तो शेख सलमान होगा 50%। अच्छा, AOPs मुझे बताएं कितनी है, एक का नाम, एक का VL। शेख सलमान इन दोनों में क्या है, इन दोनों में शेख सलमान पार्टनर है, ये भी AOP है, ये भी AOP है, शेख सलमान का दोनों में हिस्सा है। अब इसमें कितना हिस्सा है शेख सलमान का और इसमें कितना हिस्सा है शेख सलमान का, वो अगली लाइन में लिखा हुआ है। SL and VL is owned by 2 equal partners. I don't know the other partner, बट अल्लाह का शुक्र है इसका हिस्सा, I don't know the other partner, बट इसका हिस्सा ऐसा ही है ना, बताएं, हाँ ना करें ना, मुस्कुरा क्यों रहे हैं। शेख सलमान ऑल्सो ओन्स अ शॉप इन द नेम्स ऑफ मार लोटस, ये तो शेख सलमान की भी जाती इनकम है AOP से हटके। मार लोटस engaged in the trading of packing material and sell its products to individual customers. Following information has been extracted from the records of SL VL, ये तो शेख सलमान की जाती इंफॉर्मेशन है। The above figures have been arrived at by including the adjustment of following. तो अब इसमें क्या चीज़ है, इसको आपने जो है वो नीचे लिखा हुआ था एक आमने सामने बना दें, तो ऐसे ही ज़रा टाइम ज़ाया करने के लिए देखें, हमने भी सोल्यूशन में ऐसे आमने सामने बनाया हुआ है। तो मार्कर्स को मैं कह दूंगा, पता नहीं अब तो पेपर भी चेक हो गए मैं, अगर आप लोगों ने आमने सामने नहीं बनाया, हर सफ़े पे अलग किया तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, लेकिन अनलकीली सवाल कह रहा था आमने सामने बनाए इनको। तो 1000 को क्या कर देंगे, नॉट अलाउड। 3700 में 1000 को क्या कर देंगे, नॉट अलाउड। क्यों, क्योंकि बेल्जियम में रिसर्च है। ये तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज है, इसको भी माइनस कर देंगे। सैलरी एक्सपेंस इंक्लूड अमाउंट ऑफ ₹40,000 ईच पेड टू 2 इक्वल पार्टनर्स एवरी मंथ। ओए ये तो फिर लंबी गेम है। 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 पार्टनर मल्टीप्लाइड बाय 12 महीने। लेकिन
आप लोगों ने 40,000 ज़रब 12 करना था ताकि हर पार्टनर की सैलरी अलग अलग निकले, क्योंकि एक वर्किंग होती है हमारी पार्टनर की सैलरी कमीशन वाली। इसलिए बेहतर था कि 40,000 ज़रब 12 एक पार्टनर और 40,000 ज़रब 12 दूसरा पार्टनर, तो 4 12 बार। लेकिन हमने इधर इकट्ठे कर दिया, वह मेरे ख्याल से अलग अलग करना था, क्योंकि वो वर्किंग एक होनी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो जो तारिक हामिद टोटल वो वाली, उसमें ये दोनों फिगर्स अलग अलग जाती हैं ना। तो हमें ऐसे लिखना चाहिए था पेपर में, सैलरी शेख सलमान और सैलरी अदर पार्टनर, तो दोनों को अलग अलग 960 है, ऐसे ही इकट्ठे लिखा हुआ है। इनको सोल्यूशन में अगली दफा अलग अलग करवा दो भाई, तस्वीर खींचो, सोल्यूशन में अलग अलग करवा दो। अच्छा आगे जी, क्योंकि 960 यूज होने या 960 के दो हिस्से करके यूज होने। कमीशन पेड टू शेख सलमान इज, बोले बोले बोले, ये ठीक है, ये भी नॉट अलाउड है यार। ये तो बिल्डिंग की घिसी पिटी एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग का गेन पड़ा हुआ है 1 लाख, इसको माइनस कर दें और आगे पढ़ें। Where the consideration received on the disposal of building exceed the याद है रूल एक, consideration exceed the cost, where the consideration received on the disposal of building exceed the, then extend the formula of WDB. पता नहीं केड़े पिंडू आए ने यार भाई, पता चलाओ यार केड़े पिंडू आए ने। बिल्डिंग का गेन निकालना है ना, किसका, टैक्स वालों का। कंसिडरेशन बताएं, 300 500, extend the formula of WDV, cost minus accumulated depreciation. What is cost? अभी आप वही लें जो है माय डियर, अभी आप वही लें 300। accumulated depreciation बता दें ना, बता दें। accumulated depreciation 180। अब where the consideration exceed the consideration shall be treated as cost, इसको काट के यहां लिखेंगे और जवाब गेन 320, गेन ये 320 है ना जी। कितने लोगों को ये बात याद आ गई है? नहीं आई आप लोगों को? नहीं तो फिर हाथ खड़ा करें ना, तो बी रिस्पॉन्सिव ना क्लास, पता चले आप लोग। वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ, अच्छा 4 सिनेरियोस चलें बता दें अलग अलग कौन कौन से थे। कोई एसेट एक्सपोर्ट होता था तो उसमें 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 कंसिडरेशन को काट के यहां कॉस्ट लिख देते थे, और गाड़ी 75 लाख से ऊपर वाली बिकती थी, या कोई एसेट जो पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा होता था। और ये चौथा सिनेरियो था वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड, अब याद आ गया ना, अब गेन कितना बना। अच्छा बंद फिर भी नहीं कीता, बता दोगे उनको? अच्छा अब बताएं काउंटिंग वालों का गेन कितने, 1 लाख। इसको क्या करें माइनस, और टैक्स वालों का गेन बड़ी मुश्किल से मैंने निकलवाया है 180, इसको क्या कर दें ऐड कर दें। कितने लोगों का ये सही था 180 जी, 1 1.5 पौने 2, वेल डन। मतलब जो होली होली हाथ खड़े कर रहे हैं फिर वो पौने 2 ही हैं। डोनेशन एक्सपेंस, ये तो बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो मोहतरम ये पूरा हो गया यहाँ तक 10,000। ये सारी चीज़ें हमने उल्टा दी या लेस कर दी, जो भी करनी थी। आगे आगे भी नीचे चीज़ें हैं एक दो मुझे पता है। 80,000 रिटर्न ऑफ अगेंस्ट अ लोन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई।
बैड डेट माइनस करने की इजाजत है, मैंने कई दफा बताया था, लेकिन ये बैड डेट पास्ट में इनकम में नहीं गया हुआ, ये बैड डेट पास्ट में, इसलिए ये बैड डेट अलाउ नहीं है। तो घर जाके पढ़ेंगे सेक्शन 29, जहां से पता चलेगा ये बैड डेट पास्ट में इनकम में नहीं गया हुआ। ऐसे देखते हैं मुझे जैसे इनको पढ़ाया ही नहीं हुआ, या पढ़ाया हुआ है याद नहीं है, या याद है रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। जाओ समीउल्लाह, रुमाल लेके आओ, आज टिश्यू पेपर से भी गुजारा नहीं चलेगा। ना ना ना, रुमाल, रुमाल लाल रंग का, मलमल का, मलमल मल मल। कि ना हमने पेज 174 पे एग्जांपल की थी कि मेट्रो ने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया और वो एम्प्लॉय लोन लेके भाग गया है। तो हमने कहा था क्योंकि ये लोन पास में इनकम ही नहीं गया हुआ, इसलिए ये खर्चे के तौर पे माइनस नहीं उसको, तो ये नॉट अलाउड हो जाना था, एडबैक हो जाना था। सैलरी 30,000 ईच पेड टू 2 इक्वल पार्टनर्स, तो सैलरी 30,000 ईच पेड टू 2 इक्वल पार्टनर्स। ईच लिखा हुआ है, 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, पर मंथ नहीं लिखा हुआ। पता नहीं साल की तनख्वाह 30,000 है, बोंगा सा सवाल, होगी साल की तनख्वाह 30,000, हम क्या करें, पर मंथ नहीं लिखा हुआ था, आगे चले, लेकिन ईच लिखा हुआ था। लेकिन इसमें भी यार, उसमें ना सोल्यूशन में इसको अलग अलग करें, 30,000 30,000, ताकि वो जो नीचे जाएं तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको फिर वो तारिक हामिद टोटल वाली कैलकुलेशन, बाकी रसद टोटल वाली। आगे चले। अच्छा, प्रोफेशनल टैक्स जो है वो माइनस करने की इजाजत है, सिर्फ एक टैक्स नहीं माइनस हो सकता, उस टैक्स का नाम है इनकम टैक्स, वो माइनस नहीं होता। प्रोफेशनल टैक्स, टोकन टैक्स, ये टैक्सेस माइनस कर सकते हैं, तो माइनस हुआ भाई, खैर है भाई। पेमेंट पे टैक्स नहीं कटा, इसलिए ये अलाउड है, नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड है, क्योंकि पेमेंट पे टैक्स नहीं कटा। ओ यार ये घिसी पिटी एडजस्टमेंट है। अकाउंटिंग वालों की बैडेड रिकवरी इनकम उल्टा के टैक्स वालों की बैडेड रिकवरी निकालने का मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था, मैंने कहा था सब कुछ इधर ही कर लिया करें। अमाउंट रिकवर्ड लेस एक्चुअल बैड डेट लेस प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन। 200 माइनस 120 80 होता है, 50 माइनस 80 नेगेटिव 30 होता है। ओए 50 उल्टा के 30 माइनस कर देंगे, 50 उल्टा के 30, ये 50 किन की रिकवरी है, अकाउंटिंग वालों की। 50 किन की रिकवरी है, तो 50 उल्टा के 30 माइनस कर देंगे। हालांकि टैक्स वालों की भी रिकवरी आनी चाहिए थी, लेकिन वो हमारी किस्मत के, वो तो उल्टा उनका भी बैड डेट आ गया, रिकवरी आने की बजाय उनका भी क्या आ गया, बैड डेट। गेन आया गाड़ी के बेचने पे, तो ये अकाउंटिंग वालों का गेन है, इसको 3 लाख को उल्टाएं, गाड़ी के बेचने पे गेन आया। गाड़ी की कॉस्ट 32 लाख थी, ये कोई नहीं 75 लाख से ज्यादा तो नहीं थी, ये तो टेंशन ना ले, और ये बेची है 9 लाख की। अब 9 लाख सेल प्राइस है और 7 लाख टैक्स वालों की बीवी है, तो टैक्स वालों का गेन कितना आ गया, 2 लाख। मेरे भाई वो जो 4 एक्सेप्शंस हैं, जब नहीं लगेगी तो जनरल रूल लगेगा। जनरल रूल FR1 की क्लास में सीखा हुआ है, डिस्पोजल अकाउंट बनाएं, कंसिडरेशन माइनस टैक्स वालों के WDV इज इक्वल टू गेन लॉस। ओके, ये तो भाई प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, इसका तो आपको पता है, इसको माइनस करके कैपिटल गेन इनकम में ले जाएंगे। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इन तीनों की उल्टाएं और उसकी बजाय टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, पुराने साल का तो कोई लॉस है नहीं, तो ये एडजस्टमेंट तीनों की इकट्ठी कर दें, अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन उल्टा के टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, डन। अब पहली AOP को प्रॉफिट आ गया, दूसरी AOP को लॉस आ गया, और तीसरी AOP नहीं है, ये शेख सलमान का जाती डेटा है। अब शेख सलमान का न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना है तो पहले इसको डिविजिबल इनकम में लेके जाएंगे, इसको डिविजिबल इनकम में लेके। किसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, शेख सलमान का। शेख सलमान का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसको डिविजिबल इनकम में लेके जाएंगे
और डिविजिबल इनकम वही अभी आपको मैंने बताई है, 4,80,4,80, जिससे 9,60,000 अभी हमने कहा था, ये आ गया और उसका कमीशन आ गया और बैलेंसिंग वो आ गया। डन। चले नमाज पढ़ें, फिर सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल करते हैं। एक मिनट पहले इसको वो देख लें फेस। एसएल की इनकम कितनी आ गई? 5935। इसका फेस अलग बना ले बेशक, ये इकट्ठा बनाने इकट्ठा जैसे भी करना है। एसएल की बिजनेस इनकम 59 और ये सेपरेट ब्लॉक ऐड करके लेस हो जाएगी। ये एसएल की टैक्सेबल इनकम आ गई 5935। 5935 पे नॉर्मल टैक्स लग गया और चैरिटी का टैक्स रेट माफ हो गया और सेपरेट ब्लॉक का टैक्स ऐड हो गया, टोटल टैक्स इसका निकला है। और वीएल का आ रहा है लॉस, इसलिए इसका लॉस कैरी फॉरवर्ड कर लें, बस इसका लॉस कैरी अपने अपने खुद ही 6 साल कैरी फॉरवर्ड करें। एओपी का लॉस पार्टनर के हाथों में रेट पर्पस के लिए लेस नहीं होगा। एक एओपी को क्या आ रहा है? प्रॉफिट। दूसरी एओपी को क्या आ रहा है? लॉस। एसएल को गेन आ रहा है, दरवाजा खोले ना, अजान हो पता चल जाए। एसएल को गेन आ रहा है और वीएल को लॉस। तो जिस एओपी को गेन आएगा उसकी डिविजिबल इनकम निकाल के पार्टनर के न्यूमेरिकल में शेयर फ्रॉम एओपी डालेंगे, और जिस एओपी को लॉस आएगा उसकी डिविजिबल इनकम की कैलकुलेशन नहीं करेंगे और पार्टनर के हाथों में कुछ नहीं डालेंगे। हाँ हाँ, एओपी डोनेशन दे सकती है, क्लास के बाद मिलना, दे सकती है, मिलना जरा। क्यों नहीं दे सकती? यार वो डंडा पकड़ो भाई से, डंडा पकड़ो, पकड़ो, वो किसी दरख्त से तोड़ लाओ। अगर डोनेशन देने वाला इंडिविजुअल है तो 30%, अगर डोनेशन देने वाली एओपी है सो कंपनी भी डोनेशन दे सकती। जी माय डियर, कंपनी भी। लेकिन आपसे थोड़ा सा मजाक है, वरना इस तरह बात करना महजिब नहीं होता कि सर, तो अगले को शर्मिंदा करना मकसूद होता है। लेकिन इतने दिन हो गए हैं कि अब मैं आपको कुछ भी नहीं कहना चाहिए। चलो पॉज कर दो, पार्ट नहीं बनाने इसके। जी अच्छा, अब जो है वो हवाला अब हमने शेख सलमान का टैक्स निकालने से पहले, असल में मार्ज लोटस उस दुकान का नाम है जिसको शेख सलमान ओन कर रहा है, तो शेख सलमान की ये निकल आई है इनकम फ्रॉम बिजनेस 685 इसकी निकल आई है इनकम फ्रॉम बिजनेस, और इसका शेयर फ्रॉम एओपी है 3011। तो बस इसमें क्या मसला है? तो कई दफा न्यूमेरिकल इस तरह का किया हुआ है। 685 और कैपिटल गेन इनकम आ गई 1085। बाकी बेहतर था कि आप टैक्सेबल इनकम हर एक की अलग अलग सफ़े में निकाल लेते, वो ज़्यादा अच्छा था। सवाल में लिखा हुआ था टैक्सेबल इनकम इकट्ठी निकालनी है, आई कैप उम्मीद ऐसा नहीं करेगा। ये टैक्सेबल इनकम आ गई और इसमें आपने ऐड कर दिया शेयर फ्रॉम एओपी। ये शेयर फ्रॉम, ओहो भाई ये उसने गलत सोल्यूशन भेजा हुआ, उसे को मेरे वाला सोल्यूशन भेजा जो बच्चों को भेजा था। शेयर फ्रॉम एओपी ये ऐड होगा, ठीक है। आप लोगों के पास जो सफ़ा है उस पर देखें, इधर क्या आ रही है फिगर जो ग्रुप्स में शेयर किया हुआ है। बट ठीक है, समझ आ गया ना, ये वाला वो छोड़ें, ये वाली फिगर जाएगी न्यूमेरिकल के फेस पे। डन। तो बस यही चीजें डिस्कस करनी थी और क्या करना था। ओके छोड़ें छोड़ें इसको, दिखाओ खुले। अच्छा जी, ये अब न्यूमेरिकल था, हाँ बिल्कुल ये सही है, ये जो आप लोगों को सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक।
Ghumman Associates is a sole proprietor business. And is engaged in the multiple businesses. JA has factory located in Faisalabad. JA has allocated 20% of factory area for residence of its workers. Following information has been extracted from JA's records for the month of February. Sale to registered customer. ये सेल टू रजिस्टर्ड कस्टमर है, ये एग्जाम्प्ट सेल में चला जाएगा. ये सेल टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर है, फर्दर टैक्स में चला जाएगा. ये सेल टू साउथ अफ्रीका है, ये जीरो रेट सेल में जाएगा. अच्छा, ये ना जरा आप लिख लें कॉन्सेप्ट, मुझे याद करवा दीजिएगा उस दिन. एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम्प्ट गुड्स विल बी कंसिडर्ड एज एग्जाम्प्ट. ये जी सुन लें सारे, ये तो नई चीज थी आप लोगों के लिए. एक्सपोर्ट ऑफ exempt goods, बोले shall be considered as exempt. ये परचेज 18% पे जाएगी, ये परचेज मर जाएगी, और इंपोर्ट्स में 20% टैक्स डालना पड़ेगा ना इसमें, क्योंकि ये एक्सक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी है. आप पहले एडजस्टमेंट पढ़ लें. अच्छा, मुझसे पूछो कि अगर 15-20 मिनट वेट कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो फिर मैं आधा घंटा वेट कर सकता हूँ ठीक है, नहीं तो फिर मैं भी आ जाता हूँ 2 मिनट. सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड 80 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट अल्फा सोल्ड टू रजिस्टर्ड कस्टमर ऑन 5 फरवरी 2023, हमारा साल, हमारा महीना, एट अ प्राइस ऑफ 500 पर यूनिट, बट आफ्टर 3 डेज. अच्छा, इंक्लूड किस पे है? $40,000. अच्छा, बट आफ्टर 3 days अ डिस्प्यूट अरोज, हमारे में ही नहीं, 8 फरवरी में डिस्प्यूट अरोज एंड एसए एग्रीड टू एक्सेप्ट द रिटर्न ऑफ 30% गुड्स ऑन 12 फरवरी. 12 फरवरी को हमने 30% गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इनको वापस ले लेता हूं. आप बताएं, सेल तो रिकॉर्ड हो चुकी है ना, तो क्या रिकॉर्ड कर लूं? सेल में तो सिर्फ सेल पड़ी है, सेल टू रजिस्टर करना इंक्लूड बस 80 इंटू 500, बाकी तो नहीं पड़ा हुआ. अब सेल रिटर्न कितनी रिकॉर्ड करूं? सेल में तो सेल पड़ी हुई है 40,000, सेल रिटर्न कितनी रिकॉर्ड करूं? 80 यूनिट्स का 30%. कैलकुलेटर के बगैर बताएं, 8 3 बार बचपन में क्या होता था? 24 यूनिट्स वापस आ गए हैं ऑन 12 फरवरी, तो 24 यूनिट की सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर लें. सेल किस पे रिकॉर्ड हुई थी? 12,000. तो मेरा नहीं ख्याल हमने सेल को छेड़ा होगा, हमने बस सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर ली होगी, हमने बस सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर ली होगी. सेल रिटर्न, ये जी सेल रिटर्न हमने बस 12 की रिकॉर्ड कर ली है, सेल को हमने नहीं छेड़ा. सेल तो सही पड़ी हुई है ना, सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर लें. और रिड्यूस द प्राइस ऑफ रिमेनिंग यूनिट्स, रिमेनिंग 80 माइनस 24, रिड्यूस द प्राइस ऑफ रिमेनिंग यूनिट बाय 80 44. So where for any valid reason the VOS has decreased, तो उसको सेल प्राइस में से कम कर लें. 4480 मेरे ख्याल से हमने माइनस कर दिया होगा. ये नेक्स्ट, 20 कार्टून्स नहीं, 20 कार्टन ऑफ सल्फ्यूरिक, 20 कार्टन ऑफ 40 kg टी टू अ रजिस्टर्ड कस्टमर फॉर 150 पर kg. ठीक है, ये तो सेल में पड़ा हुआ है. 20 कार्टन 40 किलो वाले, 1 किलो 150 का, 1,20,000 तो सेल में पड़ा हुआ है. Customer will pay a check of 40 and hand over a license. तो बोले customer will pay a check of 40 and hand over a license having a fair value of 65. जाने वाली चीज की फेयर वैल्यू देखनी है या आने वाली चीज की? आने वाली चीज की नहीं देखनी ना, जाने वाली चीज की देखनी है
शायद आप लोगों को याद हो, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 20 पे ऑफ सप्लाई मेड, मैंने लिखवाया था जाने वाली चीज की, वो जो फौलाद वाला और लोहे वाला और तामीर वाला सवाल किया था। ये देखें, ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई मेड। यार मेरे तो ख्याल से कोई भी एडजस्टमेंट ना करें, इन दोनों को जमा करके कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जाने वाली चीज की फेयर वैल्यू देखनी है ना, या आने वाली चीज की, और वो पड़ी भी किस पे हुई है, ये तो जाने वाली चीज की फेयर वैल्यू है, उसके बदले क्या आया है, पैसे और लाइसेंस, उसकी फेयर वैल्यू देखनी है या इग्नोर। अच्छा पड़ी किस पे होनी चाहिए, जो 40 किलो की फेयर वैल्यू है, और पड़ी किस पे है, उसी पे, 1.5 पे नहीं पड़ी ना, यही तो मैं डियर मैं कह रहा हूं, पड़ी है इस पर, और पड़ी भी होनी चाहिए जाने वाली चीज की, लेकिन बेटर है एग्जामिनर को शो कर दें 120 माइनस करके दोबारा ऐड कर दें, इस तरह शायद हमने सोल्यूशन में किया हो, 120 माइनस करके दोबारा ऐड कर दी, जरा अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। समझ आ गया? अब मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा, आप हजरात जो है वो अगली एडजस्टमेंट्स को तसल्ली से पढ़ लें। पॉज कर दो, ऑनलाइन वाले तो पॉज करके देख लेंगे। भाई अच्छा उन्होंने जारी रख दी। डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 4.5 लाख, कुछ चीजें डिस्काउंटेड प्राइस पे पड़ी हैं, 4.5 लाख इंक्लूड 4.5 पे हैं, एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%, नॉर्मली प्रोवाइड्स डिस्काउंट एट सेम परसेंटेज, फिर तो सही पड़ी नहीं, क्या करें, बस -450 करके दोबारा 450 ऐड कर दें। Goods worth rupees 2 lakh was sold to unregistered person. However, his NIC were not demanded. इसको आपने वर्किंग 2 में एक नई लाइन बनाना है, लेकिन अभी सबर, फिलहाल स्टेप 1 करें फिर स्टेप 2। स्टेप 1, इसको अनलकीली अनरजिस्टर्ड में जानी चाहिए थी, इसको यहां से निकाल के यहां डाल लें, फिर उसके बाद अगली बात बाद में कर लेते हैं। पहला ये काम कर दिया, पड़ी कहां थी, रजिस्टर्ड में, कहां जानी चाहिए, तो यहां से निकाल के कहां डाल दें, अनरजिस्टर्ड में। लेकिन जब फेस पे लेके जाएं तो 7444 ना लेके जाएं, फेस पे आप लेके जाएं 7444 माइनस 200 और 200 अलग, फेस पे लेके जाएं 7444 माइनस 200 और 200 अलग, क्योंकि इसका इनपुट क्या करना है, डेड करना है। सेक्शन 8 में पढ़ा था ना, अनरजिस्टर्ड बंदे से अगर एनआईसी वगैरह नहीं लिया तो उसका इनपुट क्या करना है, डेड करना है। ओके आगे, सेल टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड अ सेल ऑफ 250 टू अ पर्सन हु विल यूज दिस गुड्स फॉर डेकोरेटिव पर्पस इन हाउस। ये तो एंड कंज्यूमर है ना, सेल टू एंड कंज्यूमर है, और ये पड़ी भी ऑलरेडी अनरजिस्टर्ड में पड़ी है ना, लेकिन इस पे लगाना कितने, एंड कंज्यूमर ही है ना, घर में डेकोरेशन के लिए यूज करे, जो मर्जी करे, एंड कंज्यूमर है बस, ही इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो अनरजिस्टर्ड तो है लेकिन ही इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, तो यहां से निकालें -250 और कहां ले जाएं, इधर नो फर्दर टैक्स वाली में। इस सॉल्यूशन में मैंने लिखा हुआ है नो फर्दर टैक्स और फर्दर टैक्स, सॉल्यूशन का कोई और वर्जन मेरे पास घूम रहा है। अच्छा, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स गुड्स वर्थ रुपीज 5 लाख, द गुड्स वर डिलीवर्ड टू जीए ऑन 15 दिसंबर, 15 दिसंबर को डिलीवर हुई थी, अब जाके परचेज में डाली है, अच्छा पता नहीं क्यों। हाउएवर इनपुट कुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन दिसंबर ड्यू टू अनअवेलेबल, द इनवॉइस वाज रिसीव्ड ऑन 5, ठीक है, दिसंबर की भूली हुई परचेज जनवरी फरवरी में डाल दें परचेज में, कोई मसला नहीं, बस डाल दें, परचेज में तो पड़ी हुई है वैसे ऑलरेडी, तो क्या करें, परचेज में तो पड़ी हुई है, पड़ी रहने दें, लेकिन शो कर दें कितनी थी,
भाई तुझे? $500। दीवाना हो गया थोड़ा सा। क्या हुआ भाई, तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू 9:30 बजे का ऑन है, तुझे क्या मसला है? अभी अभी 12 घंटे तो नहीं हुए, तू पहले ही थक गया। इसने क्यों थकना है? थके तो आप लोग, तो बिस्किट खाने वाले और क्या कहते हैं, कैंडीज खाने वाले, चिली मिली खाने वाले, वो थके। बाकी लोग क्यों थके? ऑयली चीजें खाने वाले। अच्छा, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स इंक्लूड परचेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड which is used in exempt goods exported to मलेशिया। इसका मतलब है ये परचेज है फॉर एग्जेम्प्ट सेल, ये परचेज है फॉर, तो इसको यहां से माइनस करके वर्किंग 2.1 में ले जाएं, यहां से माइनस करें और वर्किंग 2.1 में ले जाएं, ये 1 लाख, और इसको फिर इधर डाल दीजिएगा, परचेज फॉर एग्जेम्प्ट सेल। परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फॉर सेल यानी आगे बेचने के लिए परचेज ही किए ना 70,000 के, 30% वर रिटर्न, तो रिटर्न को रिकॉर्ड कर दें, परचेज तो रिकॉर्ड हुई भी है बस। 90,000 ऑफ बैलेंस हैड बीन पेएबल सिंस 12 अगस्त 22, 70% इसमें सेटल हो गया 15 फरवरी को और बकाया सेटल हुआ 15 मार्च को। ये बड़ी मजे की एडजस्टमेंट है जी। मुझे बताएं, जो चीज़ों की मैंने पेमेंट, जो चीज़ें मैंने खरीदी हैं 12 अगस्त को, उनकी पेमेंट मैं कब तक कर सकता हूं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अगस्त 13 से गिनना शुरू करें। 13 से गिनने का तरीका कैलकुलेटर पे ये कि 31 माइनस 12 कर लें। 31 माइनस 12 अभी डाले जाएंगे, 180 इतनी आराम से पूरे नहीं होंगे। अब जरा देखें कितने हो गए हैं। 172, 8 दिन और डाल दें। 8 फरवरी को पता चल गया कि आपने जुर्म किया है। अब बता दें क्या करें 70% और 30% का? क्रेडिटर को कितने दिनों में पे करना होता है? 80 दिनों पे। आपने एक पेमेंट की है 8 और 15 फरवरी, 7 दिन समझ लें। एक पेमेंट आपने की है 87 डेज बाद। समझ आया? वैसे यहां तक मेरे 180 दिन पूरे हो गए ना, तो 8 फरवरी में वैसे ही मैंने 7 दिन डाले हैं तकरीबन। एक पेमेंट आपने की है 87 डेज बाद और एक 90 डेज से भी ऊपर कहीं जाके की है। मेरे भाई मैंने कहा था जिस दिन जुर्म साबित हो उस दिन बेगम कहेगी ले मुजरिम खाना खा। जुर्म कब साबित हुआ है? 8 फेब को। क्यों? क्योंकि 8 फेब से पहले एक भी पेमेंट नहीं है। अगर ये 15 फरवरी वाली 5 को पे हो जाती तो फिर मैं आपको कहता कि 70% पेमेंट मुजरिम बनने से पहले हो गई है, इसमें कोई मसला नहीं। अब मेरे भाई पूरा 90,000 डिसअलाउ होगा। क्यों? द रीजन इज कि मैंने 8 फरवरी को पेमेंट नहीं की। बाद में पेमेंट करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पेमेंट करनी किस दिन थी? 8 फेब को। कुछ कर दी 8 फेब के बाद 6-7 दिन बाद, और कुछ उसके भी तकरीबन टोटल 37 दिन बाद पेमेंट की कुछ। अच्छा, 15 मार्च से अब माय डियर कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 मार्च से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा समझने की कोशिश करें, मेरा जुर्म किस दिन साबित हुआ है? 8 फेब को। अच्छा, अगर
यही 12 अगस्त की बजाय 12 सितंबर होता ना, तो फिर इग्नोर करना था न्यूमेरिकल में, क्योंकि मैं फरवरी का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं और मुजरिम बनेगा 8 मार्च को। फिर मेरी बला से कि क्या बनेगा? फिर कुछ भी नहीं करेंगे, इस जस्टिफिकेशन को इग्नोर करेंगे। भाई ये परचेज में तो तब जा चुका होगा जब खरीदा था, अलाउ तो नहीं करना। मैंने तो कहा था सादा सी बात है, अगर क्रेडिटर को 180 डेज में पेमेंट ना करें तो 180th डे पे सजा दे दें। सजा देने का तरीका यह है कि अगस्त में ये वर्किंग वन में ऐड हुआ था और अब जाके फरवरी में ये वर्किंग वन में माइनस हो जाएगा। सजा देने का तरीका यह है। अब आप लोग ये बहस कर रहे हैं फरवरी में क्या करना है, मार्च में क्या करना है। मेरा सवाल है कि अभी इस बात को छोड़ें, अभी मुझे बताएं कि मुजरिम किस दिन साबित हो गया। अगर 8 को पेमेंट नहीं की तो 8 फरवरी के न्यूमेरिकल में, मैं आ रहा हूं, 8 फरवरी के न्यूमेरिकल में जाके परचेज को डिस अलाउ कर दें। अब मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूं, अगर ये वाली पेमेंट 5 फरवरी को हो गई होती और अगली लेट ही होती, फिर आप कितना डिसअलाउ करते? 30%। अगर ये वाली वाली पेमेंट 5 को हुई होती और ये वाली पेमेंट 6 को हुई होती, फिर आप कितना डिसअलाउ करते? अब कुछ नहीं करना था। अब आपका जवाब सही है, अब आप लोग ऐसा ऐसा रिदम पे आ रहे हैं। अब कुछ भी ना करते क्योंकि दोनों पेमेंट्स अंदर अंदर हो गई हैं। अब दोनों पेमेंट्स बाद में हो रही हैं से चाहे यहां अप्रैल की डेट डाले पेपर में, अगर 8 तक पेमेंट नहीं हुई तो हेंस प्रूव्ड के ये डिसअलाउ। अब वर्किंग वन में अगस्त में ये ऐड हुआ होगा क्योंकि क्रेडिट परचेज ऐड होती है, वर्किंग वन में ही जाके अब ये डिस पूरा 19 to 18%। A debit note was issued to a supplier from whom purchases were made। हम कौन है? बायर है, सेलर है। A debit note was issued to customer लिखा हुआ है, सप्लायर। A debit note was issued to from whom purchase were made, जिससे मैंने क्या किए हैं। मुझे ये बताएं फिर अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो फिर मैं कौन हूं, बायर या सेलर? अगर मैं बायर हूं तो अगर मैं बायर हूं तो मुझे देखना पड़ेगा कौन सा डेबिट नोट है और इससे हुकूमत को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। मैं बायर हूं, बायर दोनों सिनेरियोज में डेबिट नोट इश्यू कर रहा है, वैसे दोनों सिनेरियोज में डेबिट नोट इश्यू कर रहा है और परचेज कम हो रही है। परचेज कम होने से हुकूमत को, परचेज बढ़ने से टैक्स कम होता है, वो तो मुझे परचेज कम होने से हुकूमत को फायदा होगा। जिस एडजस्टमेंट में हुकूमत को फायदा होगा वो एडजस्टमेंट जब अब दिन गिनने की जरूरत नहीं है, तो ये एडजस्टमेंट आप जब मर्जी करें। अब बता दें परचेजेस में जाके इसे बढ़ा दूं या परचेजेस में जाके इसे कम कर दूं। भाई प्लीज देखें, डेबिट नोट कब इशू होता है? जब परचेज कम होती। यहां से पता चला करेगा, और कोई तरीका नहीं। सवाल ने नहीं बताया परचेज रिटर्न है, मैं क्या करूं? परचेज कम हो रही है। मुझे बता दें, आप लोगों ने जो भी पढ़ा हुआ है, बायर कब कब डेबिट नोट इशू करता है? जब परचेज कम हो या जब परचेज कम हो। इसकी रीजन है परचेज रिटर्न, इसकी रीजन है परचेज की प्राइस कम हो रही है। तो बायर डेबिट नोट इशू ही वो करता है जिस जब परचेज कम हो रही हो। परचेज कम होने से गवर्नमेंट को फायदा। ये एडजस्टमेंट जब मर्जी करें तो करें, परचेज कम करें, परचेज कम करनी है करें, परचेज में जाके माइनस डेबिट। डन। आगे
एक मशीन है 28 लाख की, मशीन इस्तेमाल हो रही है फॉर मेकिंग एग्जेम्प्ट गुड्स फॉर लोकल सेल, एग्जेम्प्ट गुड फॉर लोकल सेल, यानी एग्जेम्प्ट गुड्स ये वाली 8 लाख, इनके लिए मशीन इस्तेमाल हो रही है। जरा मैं देख लेता हूं ये 8 लाख कहां पड़ा हुआ है। ये 8 लाख मैंने इधर डाला हुआ है, तो उसके मुकाबले में यहां मैं मशीन का इनपुट ले आया बस। ये वर्किंग 2.2 से समझ ले रूट हुए, डन। इसको तो तीनों में क्यों नहीं तकसीम किया, क्योंकि ये सिर्फ इसके लिए था, एग्जेम्प्ट लोकल सेल लफ्ज बोल रहा है, तो ये इसके लिए था, ये डेड हो जाएगा। सेल्स टैक्स हैज बीन पेड फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फैक्ट्री, बिजली हमें मिल रही है फैक्ट्री में, उसके लिए सेल्स टैक्स मैंने पे किया है बिजली के लिए। अच्छा, एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट था, वैसे आईकेप तो टेस्ट नहीं करेगा, हमने ऐसे ही डाल दिया था। असल में बिजली जो फैक्ट्री को सप्लाई हो रही है ना, तो फैक्ट्री में 20% लोगों के घर भी हैं, तो इसका मतलब है फैक्ट्री में बिजली 80% इस्तेमाल हुई है। ये एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट था, तो इसलिए बिजली के ऊपर हमने पूरा लगाना था या 80%? 80%। सेल्स टैक्स हैज बीन पेड फॉर द सप्लाई ऑफ, अच्छा सॉरी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ 20 लाख इज परचेज ड्यूरिंग द मंथ। 60% was used for renovation of factory. बीस लाख की ईंटें आई और 2 ज़रब 6 बनता है 2000, 2 ज़रब 6 बनता है 1200। 2000 की ईंटें आई और 1200 की फैक्ट्री में लग गई। इसकी ट्रीटमेंट बता दें, 2000 की ईंटें आई, 1200 की फैक्ट्री में लग गई, और ये परचेज में शामिल नहीं है, परचेज में नहीं है, परचेज में शामिल नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ। 2000 की ईंटें आई और 2000 की ईंटें आई और इसमें से 1200 की फैक्ट्री में लग गई। इस परचेज को मैं क्या करूं? अनारकली वाली, ये परचेज ये इंटर फैक्ट्री में इस्तेमाल होंगे, इसको क्लियरली डेड कर दूं, यानी 2000 इंटू 60% इज इक्वल टू 1200। 1200 पे 18% नहीं लगाना, क्योंकि ये परचेज मेरी डेड है। 2000 ज़रब 60% इंटू 18% इनएडमिसिबल। एंड रिमेनिंग वर सोल्ड, एंड रिमेनिंग वर सोल्ड, और बकाया बेच दी, बकाया बेच दी। मेरे भाई, अगर हमने कोई मटेरियल खरीद कर बेच दिया है, तो फिर भाई ये जो मटेरियल है इसके बारे में हमने पढ़ा था पेज 577 पर के एक्सेप्ट गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल। अगर आपने ये मटेरियल सेल कर दिया आगे, तो ये फिर आपके इनपुट अलाउ हो जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन अब मसला ये है कि ये परचेज में भी डालना है और आगे सेल में भी डालना है, क्योंकि आगे देखें ये परचेज में भी नहीं पड़ा हुआ और आगे इसकी सेल प्राइस भी दी हुई है। आमतौर पर ना एडजस्टमेंट्स में परचेज सेल प्राइस दोनों नहीं दी होती, लेकिन देखें इसके बारे में 2 लाइनें लिखी हुई हैं। ये परचेज भी हुआ है इसी महीने और आगे ये कस्टमर को देने के लिए तैयार भी है, उसने कह मैं लेके नहीं जा सकता किसी इमरजेंसी की वजह से, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो पहले ऐसा करें कि 2000 का 40% मटेरियल, 2000 का 60% 1200 मैंने फैक्ट्री में लगा दिया, वो डेड हो गया, और 2000 का 40% मेरी परचेज जेन्युइन है बिकॉज इट इज फॉर सेल, ये परचेज में चला जाएगा और सेल में मैं लेके जाऊंगा वर्किंग 3 में 800, वो आप लोगों को आती है ना मैथमेटिक्स, 800 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 120, 96। इसको मैं वर्किंग 3 में ले जाऊंगा। वर्किंग 3 में साथ साथ 18% नहीं लगता। कोई समझ आई?
अब परचेज में कितना जाएगा, 800 इंटू 18%, परचेज में चला गया 800 इंटू 18%, और सेल में कितना चला गया 800 डिवाइड बाई 100, 120, 960। डन। ठीक है, ओवर। अच्छा हाँ, क्वेश्चन 1, मिस्टर जिंग है चाइनीज सिटीजन बोर्न ऑन 8 जनवरी 1973, केम टू पाकिस्तान ऑन 20 जून 2013। अच्छा बाजी है। एम एस जिंग ऑन अपॉइंटमेंट एज एन इंजीनियर बाय मीडिया द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द कंपनीज ऑर्डिनेंस 9। ओहो, ये तो बहुत पुराना सवाल है। मिस जिंग स्टार्टेड हर एम्प्लॉयमेंट विद मेपल ऑन यकम जुलाई 2013 फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014। हर इनकम्स आर एज फॉलोज। एमपीएल पेड, अच्छा बेसिक सैलरी 2 लाख पर मंथ है, इसको तो 12 से तरफ दे देंगे। मेपल पेड हर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ऑफ 4 लाख फॉर द होल ईयर इन कैश। मेडिकल अलाउंस देने के बाद ये देखना होता है कि इलाज की सहूलत भी है या नहीं। अब सवाल में इलाज की सहूलत का जिक्र नहीं है, तो ये सिनेरियो है ओनली मेडिकल अलाउंस। ओनली मेडिकल अलाउंस माफ होता है 10% ऑफ। अलाउंस देने के बाद एक्चुअल खर्चा नहीं पूछा जाता। अलाउंस देने के बाद ये लगा बंदा कैश होता है, अलाउंस देने के बाद एक्चुअल खर्चा नहीं पूछा जाता। हाउस रेंट अलाउंस दे दें, यूटिलिटीज अलाउंस दे दें, जो मर्जी अलाउंस दे दें, एक्चुअल खर्चा नहीं पूछा जाता। चलें जी, अगली 3 एडजस्टमेंट्स पढ़ें, मैं इंशाल्लाह आ रहा हूं। Maple provided her with a car for business and personal use. Maple had obtained the car under a finance lease. तो ये लीज वाली गाड़ी है, तो इसकी तो फेयर वैल्यू देखनी पड़ेगी। फेयर वैल्यू से 18 लाख, तो टोटल अमाउंट ऑफ रेंटल पेड नहीं देखेंगे। लीज रेंटल पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड वह 2.5 लाख, ना टोटल रेंटल देखेंगे ना ये देखेंगे। मशीन वॉज प्रोवाइडेड विद फ्यूल अलाउंस ऑफ 12,500 पर। ये फ्यूल अलाउंस भी लगा बंदा कैश है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, और गाड़ी की कॉस्ट पकड़ेंगे नहीं, फेयर वैल्यू जरब 5%। Maple provided her with accommodation. फिर ऑफिशियल पर्सन में ना उसे बाइफर्केशन देनी चाहिए थी कितना कितना। फिर आप कह सकते हो कि ऑफिशियल को इग्नोर करते और पर्सनल को कर देते, ये आप सही कह रहे हो, लेकिन उसने दी नहीं हुई कितना कितना 70-80, वरना कर देते। बस कर दो, उन्होंने तनख्वाह भी दे छड़ी, उन्होंने मेडिकल अलाउंस भी दे छड़ी, गड्डी भी उनकी, अच्छा कर देने, ठीक है, सखी एम्प्लॉयर, हमें क्या, बड़े बड़े सखी लोग होते हैं। अभी तो आगे आगे देखें, अभी होता क्या आगे आगे। Maple provided her with accommodation. Had she not been provided with accommodation, she would have entitled to a house rent allowance at 40% of her. तो ये तो पहली दफा सवाल में इतना खूबसूरत लाइन आई है, वरना हम तो फेयर मार्केट रेंट से कंपेयर करते थे। Maple also provided her with the services of, अच्छा छाड़,
तो अकोमोडेशन में रूल होता है हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी, या वो पैसे दिए जाते अगर घर ना दिया जाता। तो 45% और 40%, विच एवर इज हायर। सिक्योरिटी गार्ड की सहूलत दी हुई 18,000, बस ठीक है। 10,000 वॉज डिडक्टेड एवरी मंथ फॉर MS Zing's सैलरी टू पे फॉर द सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, उसको कितने वाला सिक्योरिटी गार्ड मिल रहा है और उसकी जेब से कितने जा रहे हैं, उसको बचत कितनी हो रही है? 8,000। 8,000 ज़रब 12, शी परचेज्ड 50,000 शेयर्स। शी परचेज मींस कंपनी इशूड, कोई ऑप्शन का जिक्र नहीं है अभी, डायरेक्ट उसकी जेब में शेयर्स आ गए। शी परचेज शेयर्स ऑन यकम जुलाई 13 अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम at ₹10 पर शेयर अगेंस्ट अ फेयर वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर। उसने कितने पैसे दिए? शी परचेज एट 10 पर शेयर, तो उसकी जेब से कितने गए? 10 पर शेयर। उस वक्त फेयर वैल्यू क्या थी? अभी कैलकुलेशन ना करें, हो सकता है रिस्ट्रिक्शन लगी हो सकता है अंदर वाली जेब में डालने पड़े। शी हैड द ऑप्शन टू ट्रांसफर द, रिस्ट्रिक्शन वाले हैं, इस दिन की फेयर वैल्यू इग्नोर करनी है जिस दिन शेयर मिले हैं। अब बड़े हो गए ना, डायरेक्ट सवाल किया करें। अच्छा, शी हैड द ट्रांसफर शेयर ऑनर आफ्टर यकम जून 14 ऑन विच डेट, ऑन विच डेट द फेयर वैल्यू वॉज 30 पर शेयर। उस दिन इनकी फेयर वैल्यू क्या थी जिस दिन रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई? 30 पर शेयर। आप बताएं 30 - 10 करेंगे या 15 - 10? 30 - 10। However, she did not sell any shares during, ठीक है, वो तो अच्छी बात है, वरना कैपिटल गेन भी आता। तो 30 - 10। मैपल reimbursed her इतने for 9 months during the year being school fees of her child। अच्छा, अगर आप बाजी खुद पे करती ना स्कूल फीस अपने बच्चों की, और इनकी साल की इनकम 15 लाख से कम होती, फिर इनको मिलना था डिडक्टेबल अलाउंस। ना खुद पे किए, ना 15 लाख से कम है इनकी इनकम, इसलिए नहीं मिलना। अगर कभी एम्प्लॉयर आपके बच्चों की स्कूल फीस पे कर दे, फिर डिडक्टेबल अलाउंस ना दीजिएगा, वो एम्प्लॉय अगर खुद पे करे फिर मिलता है। ऐसी सूरत में क्या करेंगे? बस ये बेनिफिट है, इसको ऐड कर दें। मैपल ने लोन दिया 5 लाख का, कैलकुलेटर पकड़े, 5 लाख ज़रब 4% ज़रब 11/12, 5 लाख ज़रब 4% ज़रब अगस्त है ना, अगस्त 10/12 करेंगे? करेंगे ना? नहीं करेंगे, लोन 1 मिलियन से कम है। जब लोन ही 1 मिलियन तक है तो फिर वो कैलकुलेशन नहीं करनी। दीवाने को दीवाना बनाना कितना आसान है। मैपल प्रोवाइडेड हर विद अ रिटर्न टिकट टू बीजिंग। ओ, बिजनेस टूर पे जा रही है? नहीं, है ही चीनी चीनी, चीन चीन जिंग जिंग योंग योंग। मैपल प्रोवाइड अ रिटर्न टिकट टू बीजिंग ऑन द इवनिंग ऑफ चाइनीज न्यू ईयर। अच्छा, इन फेब्रवरी। अच्छा, चाइनीज न्यू ईयर इन फेब्रवरी। चलो, हमें क्या, टोटल कॉस्ट इनकर्ड। ये तो बस फिर मुझे नहीं लग रहा बिजनेस टूर है, ये तो इसका पर्सनल टूर टाइप लग रहा है, तो ये तो इनकम में ऐड कर दें। अच्छा भाई, सैलरी के चैप्टर में ना खर्चे माइनस नहीं होते। ये कोई, इसने इंजीनियर है तो इंजीनियर बन गई हुई है, माशाल्लाह कितने, हाँ इंजीनियर बन गई हुई है। ये नहीं खाला रशीदा के महल्ले में रहती थी, जींग, इंजीनियर बन गई है ये। तो भाई खर्चे तो सैलरी के चैप्टर में माइनस करने की इजाजत नहीं है, लेकिन टैक्स एंड पे माइनस करेंगे। और इसने डोनेशन दी है थ्रू क्रॉस चेक बाहर के मुल्क में। हद होगी, साड़ी वाली तो नौकरी कहते हैं डोनेशन बाहर, तो ये डोनेशन अलाउ नहीं होगी, क्योंकि डोनेशन नॉन प्रॉफिट इदारा पाकिस्तान में अगर हो तब अलाउ होगी, वरना अलाउ नहीं होगी। जाएं, रिलैक्स करें, बोरिया बिस्तरा भी चुक के नहीं जाना। FR2 वालों को बुलाओ, MCQs हैं कोई?